नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सत्यजीत रे की कहानी सियार देवता का रहस्य का द्वितीय और अंतिम अध्याय। इसका पहले अध्याय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन से मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के सुन सकते हैं। टेलीफोन से बातचीत करना समाप्त कर फेलुदा ने कहा, उनके घर पर सफ़ेदी हो रही है, इसलिए चीज़ों को हटाकर रख लिया। तब हाँ, शाम को चले तो देखने का मौका भी शायद मिल जाए। मैं एक बात कहे बिना चुप नहीं रह सका। प्रतुल बाबू ने अगर सचमुच एनुबिस की मूर्ति की चोरी की होगी तो उसे वे हमें दिखाएंगे नहीं। फेलुदा ने कहा, अगर तेरी तरह बेवकूफ़ होंगे तो दिखा भी सकते हैं, और संभावना इस बात की है कि नहीं दिखाएंगे। मैं मूर्ति नहीं, उस आदमी को देखने जा रहा हूँ। और फेलुदा ने जैसा कहा था, टेलीफोन करने के बाद ही वह अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। फेलुदा में एक आश्चर्यजनक क्षमता है, और वह यह है कि अपनी ज़रूरत के अनुसार वह किसी भी समय थोड़ी देर तक सो ले सकता है। सुना है नेपोलियन में भी यही क्षमता थी। वह लड़ाई के मैदान में जाने के पहले घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे नींद लेकर अपने बदन को तरोताज़ा कर लिया करता था। मेरे पास करने के लिए कोई खास काम नहीं था, इसलिए फेलुदा के आले में से इजिप्शियन आर्ट की एक पुस्तक निकालकर मैं उसे उलट पुलट कर देखने लगा। तभी क्रिंग क्रिंग करके फ़ोन बज उठा। मैं दौड़ता हुआ अंदर गया और फ़ोन उठा लिया। हेलो। कोई आवाज़ नहीं आई। हालांकि यह बात मेरी समझ में आ गई कि कोई फ़ोन पकड़े हुए है। मेरी छाती धड़कने लगी। लगभग 10 सेकंड के बाद एक गंभीर और कर्कश आवाज़ सुनाई पड़ी। प्रदोष मित्र हैं? मैंने थूक निकल कर कहा। वे सो रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? फिर कई मिनट तक चुप्पी रेंगती रही। इसके बाद सुनाई पड़ा, ठीक है, आप उनसे कह दीजिएगा कि मिस्र के देवता को जहाँ जाना था वहीं चला गया। प्रदोष मित्र इस मामले में दखलंदाजी करने नहीं आए, क्योंकि उससे किसी का कोई उपकार नहीं होने जा रहा, बल्कि अनिष्ट होने की ज़्यादा संभावना है। उसके बाद खट से फ़ोन रखने की आवाज़ आई। फिर चुप्पी छा गई। पता नहीं मैं कब तक फ़ोन पकड़े सांस रोके बैठा रहा। अचानक फेलुदा की आवाज़ कानों में आई और मैंने रिसीवर को यथास्थान रख दिया। कौन फ़ोन कर रहा था? मैंने फ़ोन से जो कुछ सुना बता दिया। फेलुदा गंभीर चेहरा लिए बोहें सिकुड़कर सोफे पर बैठते हुए बोला, तू अगर मुझे बुला लेता, मैं क्या करता? कच्ची नींद से जगाने से तुम बिगड़ उठते हो। उस आदमी के गले की आवाज़ किस तरह की थी? गंभीर और घरघराती जैसी। खैर, अभी चलकर एक बार प्रतुल दत्त का चेहरा तो दिखाएं। लग रहा है थोड़ी रोशनी दिखाई पड़ रही है। फिर धुंधलापन तैरने लगा। 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे। हम प्रतुल दत्त के मकान में फाटक के सामने टैक्सी से नीचे उतरे। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पिताजी भी इस वक्त हमें देखकर पहचान नहीं सकते थे। फेलुदा एक 60 साल के बूढ़े के वेश में सजा हुआ था। खिचड़ी दाढ़ी, आंखों पर मोटे कांच का चश्मा, बदन पर काले रंग का बंद कोट, गले का कोट, घुटने तक उठी हुई धोती और मोजे के ऊपर बाटा के भूरे रंग के केट्स जूते। आधा घंटे तक कमरे का दरवाजा बंद कर उसने मेकअप किया और बाहर निकल कर कहा, तेरे लिए 2-3 चीजें रखी हुई है, चटपट पहन ले। मुझे भी मेकअप करना है? मैंने अवाक होकर कहा। बेशक। 2 मिनटों में ही मेरे सिर पर छोटे छोटे बालों वाला एक विग, नाक पर एक चश्मा लग गया। उसके बाद फेलुदा ने एक पेंसिल से मेरे बालों को बिखेर दिया। उसके बाद कहा, तू मेरा भांजा है, तेरा नाम है सुबोध, यानी तू शांत शिष्ट पूंछदार भला मानस है। वहां अगर कुछ बोला तो घर लौटते ही तमाचे और थप्पड़ से तेरा स्वागत किया जाएगा। प्रतुल बाबू के मकान में सफेदी का काम करीब करीब खत्म हो चुका है। मकान की डिजाइन देखकर पता चल जाता है वह कम से कम 25-30 साल पुराना है। नए रंग के कारण खिड़की, दरवाजे, दीवार इत्यादि झिलमिला रहे हैं। फाटक के अंदर घुसते ही देखा बाहर एक खुले बरामदे पर बैंत की कुर्सी पर एक मध्य वयस्क आदमी बैठे हुए। हमें अपनी ओर आते देखकर भी वे कुर्सी से नहीं उठे। शाम की धुंधलके में भी यह पता चल गया कि उनका चेहरा खासा गंभीर है। फेलुदा ने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए अपने नए बुढ़ापे की धीमी आवाज में कहा, क्षमा करें, आप ही क्या प्रतुल बाबू हैं? भले आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, मैं हूँ जय नारायण बागची। मैंने ही आज दोपहर को आपको फोन किया था। यह है मेरा भांजा सुबोध। भांजे को क्यों अपने साथ लाए? इसके बारे में तो आपने फोन पर कुछ नहीं कहा। मेरे सिर पर का विग खुजलाने लगा। फेलुदा ने अपनी आवाज को अत्यंत मीठी बनाते हुए कहा, वह चित्र बनाना सीख रहा है इसलिए। भले आदमी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। आप लोग मेरी चीजें देखना चाहते हैं, इसमें मुझे कुछ आपत्ति नहीं। तब हाँ, हटाकर रखी हुई तमाम चीजों को खींच खींच कर बाहर निकालना पड़ा है। बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ी।
एक तो यूं ही घर पर रात दिन मिस्त्रियों का झमेला लगा रहता है, इसे ठेलो उसे उठाओ, चारों तरफ कच्चा रंग है और रंग की गंध तो बर्दाश्त नहीं होती। सारी झंझट चुक जाए तो सांस लेने का मौका मिले। आइए अंदर। वह आदमी भले ही अच्छा न लगा, परंतु अंदर जाकर उनकी चीजों को देखते ही मैं आश्चर्यचकित रह गया। फेलूदा ने कहा, देख रहा हूँ आपके पास मिस्र की शिल्पकला का खासा अच्छा संग्रह है। सो तो है, कुछ चीजें कैरो में खरीदी और कुछ यहाँ ऑक्शन में। देखो भैया सुबोध, अच्छी तरह से देख लो। फेलूदा ने मेरी पीठ पे चिकोटी काटकर मुझे चीजों की ओर धकेल दिया। तरह तरह के देवी देवता हैं, देख लो। यह जो बाज है वह भी देवता है, उल्लू है वह भी देवता ही है। देखो मिस्र में कितनी तरह की चीजों को की लोग बाग पूजा उपासना किया करते हैं। प्रतुल बाबू ने सोफे पर बैठकर चुरुट सुलगाया। ना जाने एकाएक मुझे क्या विचार आया कि मैं बोल उठा, सियार देवता नहीं है मामा जी? इस सवाल से प्रतुल बाबू को जैसे एक धक्का लगा। वे बोले, चुरुट की क्वालिटी फॉल कर गई, इससे पहले इतना कड़ा नहीं हुआ करता। फेलूदा ने पहले की तरह ही महीन आवाज में कहा, अरे ये मेरा भंजा एनुबिस के बारे में कह रहा है, कल ही उसने इसके बारे में बताया था। एनुबिस? स्टूपिड फूल! प्रतुल बाबू अचानक झुंझला उठे। जी। फेलूदा ने अचकचाकर प्रतुल बाबू की ओर देखा। एनुबिस को आप मूर्ख कह रहे हैं? एनुबिस को नहीं कह रहा, उस दिन नीलामी के समय उस आदमी को पहले भी देख चुका हूँ। ही इज अ फूल। उसकी बिडिंग का कोई हिसाब ही नहीं रहता। एक बहुत की खूबसूरत मूर्ति थी। ऐसी एस्बर्ट बोला कि उससे ज्यादा बोलना मुश्किल था। पता नहीं उतना पैसा कहाँ से लाता है। फेलूदा ने चारों तरफ एक बार फिर से सरसरी निगाह दौड़ाते हुए उन्हें नमस्कार किया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े ही भले आदमी हैं। आपका शिल्प संग्रह देखकर बेहद खुशी हुई। ये सब चीजें 2 मंजिले पर थी। अब हम नीचे की ओर चल दिए। सीढ़ियां उतरते हुए फेलूदा ने कहा, आपके यहाँ और कौन कौन है? पत्नी है, लड़का विदेश में रहता है। प्रतुल दत्त के घर से निकलने के बाद जब हम टैक्सी के लिए आगे बढ़े तो एक बात समझ में आई कि यह मोहल्ला कितना निर्जन है। अभी 7 भी नहीं बजे, फिर भी सड़क पर राहगीर नहीं के बराबर है। 2 भिखमंगे बच्चे श्यामा संगीत गाते हुए आ रहे हैं। हम जब उनके करीब पहुंचे तो पता चला कि उनमें से एक गीत गा रहा है और दूसरा बाजा बजा रहा है। लड़के का गला बड़ा ही मधुर है। फेलूदा भी उसके स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगा। बालीगंज के सर्कुलर रोड से चहलकदमी करते वक्त हमारी दृष्टि एक भागती हुई टैक्सी पर पड़ी। फेलूदा ने आवाज देकर उसे रोका। जब हम टैक्सी के अंदर बैठने लगे तो बूढ़े ड्राइवर को फेलूदा की ओर आश्चर्य दृष्टि से देखते हुए पाया। इस मरियल बूढ़े के गले से नौजवान के गले जैसी तेज आवाज कैसे निकली? शायद यही सोच रहा था। दूसरे दिन जब टेलीफोन बजा, मैं बाथरूम के अंदर दांत साफ कर रहा था, इसलिए फेलूदा ने ही फोन रिसीवर उठाया। पूछने पर पता चला कि नीलमणि बाबू ने एक सूचना देने के लिए फोन किया था। कल प्रतुल बाबू के घर में भी डकैती हो गई। यह खबर अखबार में भी छपी है। रुपया पैसा नहीं गया। डकैत सिर्फ कुछ एक प्राचीन काठ कार्य की चीजें ले गए। 8-10 छोटी छोटी चीजें। उनकी कीमत कुल मिलाकर 20-25 हजार रुपए से कम ना होगी। पुलिस ने खोज पड़ताल शुरू कर दी। प्रतुल बाबू के घर पर सुबह सुबह पुलिस से साक्षात्कार होना और उनके बीच फेलूदा का परिचित आदमी मिल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम जब वहां पहुंचे तो 7:15 बज चुके थे। आज मैंने मेकअप नहीं किया। फेलूदा अपना जापानी कैमरा अपने साथ लाना भूला नहीं था। हम कुल मिलाकर गेट के अंदर पहुंचे ही होंगे कि तभी एक प्रसन्न मुख, मोटा सोटा चश्मा लगाया हुआ आदमी, शायद इंस्पेक्टर या कुछ वैसा ही होगा, फेलूदा पर नजर पड़ते ही उसके पास पड़ गया और उसकी पीठ पर एक धौल जमाते हुए बोला, क्या हाल चाल है फेलू मास्टर? लगता है गंध मिलते ही हाजिर हो गए। फेलूदा ने विनम्रता के साथ हंसते हुए कहा, क्या करूं, हमारा तो यही काम है। काम मत कहो, काम तो है हम लोगों का, तुम लोगों का तो शौक है। कहो ठीक कह रहा हूं ना? फेलूदा ने इस बात का कोई उत्तर ना देकर कहा, कुछ पता चला? बर्गलरी केस है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इतना जरूर है कि भले आदमी बहुत ही अपसेट है। अपना सिर पीटते हुए बस इतना ही कहते हैं कि कल एक बूढ़ा आदमी एक छोकरे के साथ उनकी चीज देखने आया था। उसकी धारणा है कि इस बर्गलरी के पीछे दोनों का हाथ है। सुनते ही मेरा तो गला सूखने लगा। फेलूदा वास्तव में बीच बीच में बड़ा ही बेढब काम कर बैठता है, मगर फेलूदा में घबराहट का नामो निशान नहीं था। वह बोला, फिर उस बूढ़े का पता चलते ही चोर पकड़ में आ जाएगा। यह तो बड़ा ही आसान मामला है। छोटे पुलिस के अफसर ने कहा, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, एक बारगी उपन्यास के खाटी जासूस की तरह। वाह। उनसे इजाजत लेकर फेलूदा और हम कमरे की ओर बढ़ गए। प्रतुल बाबू को आज भी उसी बरामदे पर बैठा हुआ देखा। वे इतने अनमने थे कि हमें देखकर भी जैसे नहीं देख रहे थे।
किस कमरे में चिरी हुई देखोगे? मोटे पुलिस अफसर ने पूछा। चलिए। कल शाम हम 2 मंजिले के जिस कमरे में गए थे, आज भी हमें उसी के अंदर जाना पड़ा। किसी और चीज की ओर आंखें दौड़ाए बगैर फेलूदा सीधे बालकनी की ओर चला गया। बालकनी से झुककर नीचे की ओर देखते हुए बोला, ओह, तो पाइप से तो अनायास ही चढ़ा जा सकता है। मोटे पुलिस अफसर ने कहा, चढ़ा तो जा सकता है, और जानते हो परेशानी की बात यह है कि दरवाजा का रंग कच्चा होने के कारण उसे 2 दिन से बंद नहीं किया जा सका। और चोरी किस वक्त हुई? रात 9:45 बजे। इससे पहले इसका पता किसे चला? इनका एक पुराना नौकर उसी तरफ एक कमरे में बिस्तर बिछा रहा था। आवाज़ सुनकर वहीं देखने गया। तब कमरे में अंधेरा फैला था। बत्ती जलाने के पहले उस पर एक जोरों का घुसा पड़ा। वह बेहोश हो गया। उसी मौके से लाभ उठाकर चोर चंपत हो गया। फेलूदा की बाहों में सिकुड़न पड़ गई। बोला, एक बार उस नौकर से बातचीत करना चाहता हूँ। नौकर का नाम वंशलोचन है। घूसे के कारण उसे जिस यातना और भय का सामना करना पड़ा था, उनमें से दोनों चीजें अब तक बरकरार हैं। फेलूदा ने पूछा, दर्द कहाँ है? नौकर ने कराते हुए कहा, पेड़ू में। पेड़ू में? घूसा पेड़ू में मारा था? हाथ में कितनी ताकत थी, बाप रे बाप। ऐसा महसूस हुआ जैसे पेट पर किसी पत्थर की चोट पड़ी और उसके बाद ही आंखों के सामने अंधेरा तिराया। तुम्हें आवाज कब सुनाई पड़ी थी? उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? मैंने टाइम तो नहीं देख रहा था बाबू। तब मैं माँ जी के कमरे में बिस्तर बिछा रहा था। 2 बच्चे मिलकर कीर्तन गा रहे थे और मैं सुन रहा था। माँ जी पूजा घर में थी। वे बोली, बच्चों को जाकर पैसा दे दो। मैं जाने को था कि तभी बाबू ने कमरे से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। सोचा कोई वहाँ नहीं है, नहीं, फिर भी चीज़ों के गिरने की आवाज़ क्यों आ रही है? इसलिए मैं देखने गया और कमरे के अंदर जाते ही वंशलोचन इसके बाद कुछ नहीं कह सका। सब कुछ सुनने के बाद, हमारे जाने के बाद 1 आध घंटे के अंदर ही चोर वहाँ पहुँचा होगा। मैंने सोचा फेलूदा शायद और कुछ पूछताछ करे, मगर अंततः वह कुछ नहीं बोला। मोटे पुलिस अफसर को धन्यवाद देकर हम कमरे से बाहर निकल आए। बाहर सड़क पर आते ही फेलूदा के चेहरे पर एक परिवर्तन आ गया। इस चेहरे को मैं पहचानता हूँ। फेलूदा को कोई रास्ता दिख गया है और उस रास्ते पर चलते ही रहस्य का समाधान मिल जाएगा। हमारे निकट से होती हुई टैक्सी गुजर गई, मगर फेलूदा ने उसे नहीं रोका। हम दोनों पैदल चलने लगे। फेलूदा की देखा देखी मैं भी सोचने लगा, परंतु बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाया। प्रतुल बाबू चोर नहीं है, इसका साफ साफ पता चल जाता है, क्योंकि प्रतुल बाबू जवान जैसे दिखते हैं और उनकी आवाज़ में एक बुलंदी है। मगर यह बात फिर भी मुमकिन जैसी नहीं लग रही कि प्रतुल बाबू एक पाइप से चढ़कर 2 मंजिले पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए बहुत कम उम्र के आदमी की जरूरत पड़ती कि चोर कौन है और फेलूदा किस चीज के बारे में इतनी तालीनता से सोच रहा है। कुछ देर तक पैदल चलने के बाद हम नीलमणि बाबू की दीवार के पास पहुंच गए। दीवार को अपनी बाईं ओर छोड़कर फेलूदा आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर के बाद दीवार बाईं ओर मुड़ गई। फेलूदा मुड़ गया और उसके साथ साथ मैं भी। इस ओर कोई रास्ता नहीं, घास पर से होकर चलना पड़ता है। मुड़ने के बाद 18 या 19 कदम चला होगा कि फेलूदा एकाएक ठिठक कर खड़ा हो गया और दीवार के एक हिस्से को बड़े गौर के साथ देखने लगा। उसके बाद बिल्कुल करीब जाकर उस जगह की एक फोटो खींची। देखा, वहां एक भूरे रंग के हाथ की छाप है। पूरे हाथ की नहीं, 2 उंगलियों और हथेली के कुछ अंश की, मगर उससे पता चल जाता है कि यह बच्चे के हाथ की छाप है। अब हम जिस रास्ते से वहां गए थे, उसी रास्ते से लौटकर फाटक से होते हुए एक बारगी मकान की ओर चले गए। खबर भेजते ही नीलमणि बाबू हड़बड़ाते हुए नीचे चलाए। हम तीनों जब बैठक के अंदर बैठ गए तो नीलमणि बाबू ने कहा, आपसे कहूँगा तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे, मगर हकीकत यही है कि आज मेरा मन कल के से हल्का है। हमारी ही तरह एक और व्यक्ति की दुर्दशा हुई है और यह सोचकर तकलीफ कुछ कम हो गई, मगर जब तक एक सवाल का जवाब ना मिलेगा मेरी तकलीफ दूर नहीं होगी। और वह सवाल है, आखिर मेरा एनुबिस गया कहाँ? बतलाइए, आप इतने बड़े डिटेक्टिव हैं। एक एक कर 2 डकैतियां 2 दिन के दरमियान हो गई और आप पहले की तरह अब भी अंधेरे में हैं। फेलूदा एक सवाल कर बैठा, जी आपका भांजा कैसा है? कौन, झंटू? आज वह बहुत अच्छा है। दवा कारगर साबित हुई, आज बुखार बहुत कम हो गया। अच्छा एक बात तो बताइए, बाहर से कोई लड़का दीवार लांघकर यहाँ आता है? दीवार लांघकर? क्यों? आपकी दीवार के बाहरी हिस्से में एक बच्चे की हाथ की छाप दिखाई पड़ी। छाप का मतलब? किस तरह की छाप? भूरे रंग की छाप। ताज़ा छाप है? कहना मुश्किल है, तब इतनी जरूर है कि पुरानी नहीं है। नहीं, मैंने तो किसी बच्चे को आते जाते नहीं देखा। एक ही बच्चा यहाँ आता है और वह भी दीवार लांघकर नहीं। वह है एक भिखमंगा, अत्यंत मधुर स्वर में श्यामा संगीत गाता है। तब हाँ, मेरे बगीचे के पश्चिम तरफ तरी का एक पेड़ है। बीच बीच में मोहल्ले के लड़के दीवार लांघकर यहाँ ना आते हों और पेड़ के फल तोड़कर ना खाते हों, इसकी गारंटी नहीं दे सकता।
नीलमणि बाबू ने अब पूछा, चोर के बारे में और कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाए? फेलुदा सोफे से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में गजब की ताकत है। एक ही घूंसे में प्रतुल बाबू के नौकर को बेहोश कर डाला। फिर यहाँ और वहाँ एक चोर ने चोरी की है, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं। हो सकता है तब देह की ताकत यहाँ वैसी कोई बड़ी बात जैसी नहीं लगती, एक भयंकर बुद्धि का भी संकेत मिलता है। नीलमणि बाबू का चेहरा उतर गया। बोले, मुझे उम्मीद है उस बुद्धि को परास्त करने की बुद्धि आप में है, और अगर नहीं है तो मुझे अपनी मूर्ति वापस पाने की आशा छोड़नी ही होगी। फेलुदा ने कहा, आप 2 दिन और इंतजार कीजिए। आज तक फेलुदा मित्र ने हार नहीं मानी। नीलमणि बाबू के मकान के पोर्टिको से गेट तक रोड़े से बिछा रास्ता है। जब हम उस रास्ते में पहुंच चुके तभी खट खट की आवाज़ सुनाई पड़ी और हमने पीछे की ओर मुड़कर देखा। नीलमणि बाबू के 2 मंजिले के एक कमरे की खिड़की के पीछे एक छोटा लड़का, शायद झंटू ही होगा, खिड़की के शीशे पर हाथ से दस्तक दे रहा है। मैंने कहा, झंटू है। फेलुदा ने कहा, देख चुका। दोपहर भर फेलुदा अपनी नीली कॉपी में अपनी आदत के अनुसार ग्रीक अक्षरों में क्या क्या अंटसंट लिखता रहा। जानता है असल में वह अंग्रेजी है, मगर उसके अक्षर ग्रीक हैं, इसलिए कि पढ़कर कोई उसकी असली मतलब नहीं समझ सके। मेरी बोलचाल फेलुदा से एकदम बंद है और एक तरह से अच्छा ही है। अभी उसका सोचने का समय है, बोलने का नहीं। बीच बीच में उसे गीत गुनगुनाते देखता हूँ। यह उस भिखमंगे बच्चे के द्वारा गाया हुआ वही राम प्रसादी संगीत है। तीसरे पहर 5 बजे चाय पीकर फेलुदा बोला, मैं जरा बाहर निकल रहा हूँ। पॉपुलर फोटो से मुझे अपनी तस्वीर का एनलार्जमेंट ले आना है। घर पर मैं अकेला ही रह गया। दिन छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए 5:30 बजते न बजते सूर्य डूब गया और अंधेरा रेंगने लगा। पॉपुलर फोटो की दुकान हाजरा रोड के मोड़ पर है। फेलुदा को फोटो लेकर लौटने में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है? यह जरूर है कि कभी कभी तस्वीर तैयार न रहने के कारण दुकान पर बैठना पड़ता है। मुझे उम्मीद है वह कहीं दूसरी जगह नहीं गया होगा। मुझे छोड़कर वह इधर उधर चक्कर लगाता मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी करताल की आवाज़ मेरे कान में आई और उसके साथ साथ परिचित गले का वही गीत। वे दोनों लड़के ही हैं, आज हमारे मोहल्ले में भीख मांगने आए हैं। गीत धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहा और मैं अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। यहाँ से सड़क दिखाई पड़ती है। हाँ, वे ही लड़के हैं। एक गीत गा रहा था, दूसरा करताल बजा रहा था। कितना मधुर है उस लड़के का स्वर। अब गीत गाना बंद कर दोनों लड़के हमारे घर के सामने खड़े हो गए। ऊपर की ओर चेहरा उठाकर बोले, माँ जी भीख दीजिए। माँ जी। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने 50 पैसे का एक सिक्का खिड़की से लड़कों की ओर फेंक दिया। ठन से आवाज करता हुआ वह सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। एक लड़के ने उसे उठाकर झोले में रख लिया, फिर गीत गाता हुआ वहां से रवाना हुआ। एक बात की वजह से मेरा माथा चकराने लगा। हम लोगों का रास्ता हालांकि काफी अंधेरा था, फिर भी भिखमंगे बच्चे ने ऊपर की ओर मुंह उठाकर भीख मांगी तो मुझे लगा कि उसके चेहरे से झंटू का चेहरा हूबहू मिल रहा है। हो सकता है मैंने देखने में गलती की हो, मगर मन में तो एक खटका पैदा हो ही गया। मैंने तय किया कि फेलुदा के आते ही उससे बात कहूंगा। लगभग 6:30 बजे फेलुदा एनलार्जमेंट लेकर वापस आया। उसके चेहरे पर एक तनाव था और मैंने जो सोचा वही हुआ। उसे दुकान में बैठकर इंतजार करना पड़ा। बोला, अब खुद ही एक डार्क रूम तैयार करूंगा और उसी में फोटो का डेवलपमेंट प्रिंटिंग करूंगा। बंगाली दुकानदारों की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। फेलुदा जब अपने बिस्तर पर तस्वीर को फैलाए बैठा था, मैंने उससे भिखमंगे बच्चे की बात बताई। बिना किसी आश्चर्य के उसने कहा, इसमें हैरान होने की कौन सी बात? क्यों, हैरान होने की बात नहीं, मेरे पास तो इससे भयंकर गड़बड़ ही कहा जाएगा। गड़बड़ है? यह बात शुरू में ही मेरी समझ में आ गई थी। तुम क्या कहना चाहते हो कि वह लड़का चोरी के मामले में शामिल है? हाँ, हो सकता है, मगर एक बच्चे के गुस्से में क्या इतनी ताकत हो सकती है कि वह एक बूढ़े आदमी को बेहोश कर दे? मैंने तो यह नहीं कहा कि बच्चे ने घूसा मारा है। हाँ, तब ठीक है, फेलुदा ने कहा। यूं मैंने कह तो दिया कि ठीक है, मगर वास्तव में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं फेलुदा साफ साफ क्यों नहीं कुछ कह रहा है। पलंग पर फैली 12 तस्वीरों में से एक को फेलुदा बहुत गौर के साथ देख रहा था। करीब जाने पर मैंने देखा वह आज ही सवेरे नीलमणि बाबू की दीवार से बच्चे के हाथ की छाप की ली गई तस्वीर है। एनलार्जमेंट के कारण हथेली साफ साफ दिख रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा कहना है कि तुम हाथ देखना चाहते हो ना? यह बताओ बच्चे की आयु कितनी है? फेलुदा ने कुछ भी जवाब न दिया। वह तन्मय होकर तस्वीर की ओर देख रहा था। उसमें बेहद दर्द चित्तता का भाव था। तेरी समझ में कुछ आ रहा है? आकस्मिक इस प्रश्न ने मुझे चौंका दिया। समझ में क्या आएगा? सुबह तूने क्या समझा था और अब तेरी समझ में क्या आ रहा है, यही बता।
सुबह यानी जब तुमने तस्वीर ली थी? हाँ। क्या समझूंगा, बच्चे का हाथ है, इसके सिवा समझने की और क्या बात है? छाप का रंग देखने से कुछ मतलब नहीं निकलता। रंग तो भूरा था। इसका मतलब? यानी कि बच्चे के हाथ में भूरा रंग लगा हुआ था। इसका कुछ माने ठीक ठीक बताओ। पेंट हो सकता है। कहाँ का पेंट? एकाएक मुझे बात याद आ गई, प्रतुल बाबू के दरवाजे का रंग। एग्जैक्टली, उस दिन तक तुम्हारी शर्ट की आस्तीन पर भी लग गया था। तू जाकर देख सकता है कि अब भी लगा हुआ है। मगर मगर मेरा सिर चकराने लगा। जिसके हाथ की छाप है वही क्या प्रतुल बाबू के घर के अंदर घुसा था? हाँ, हो सकता है। अब यह बता कि तस्वीर देखने से तेरी समझ में क्या बात आती है? बहुत सोचने के बाद भी मैं यह नहीं बता सका कि कोई नई बात मेरी समझ में आई। फेलुदा ने कहा, तो बता देता तो मुझे ताज्जुब होता। ताज्जुब ही नहीं, शौक भी लगता, क्योंकि तब मुझे मानना पड़ता कि तेरी और मेरी बुद्धि में कोई अंतर नहीं। और तुम्हारी बुद्धि क्या बता रही है? मैंने पूछा। बता रही है कि एक संगीन मामला है, भयंकर बात। एनुबिस जितना भयंकर होता है उतनी ही भयंकर है। दूसरे दिन सवेरे फेलुदा ने पहले नीलमणि सान्याल को फोन किया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं मिस्टर सान्याल? आपके रहस्य का पता चल गया। मूर्ति अब भी मिली नहीं, तब वह कहाँ है इसका मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया। आप क्या घर पर ही रहिएगा? बुखार बढ़ गया? अच्छा, किस अस्पताल में लेकर जा रहे? ओह अच्छा, फिर बाद में मिलूंगा। फोन रखकर फेलुदा ने एक दूसरे नंबर में डायल किया। फुसफुसाकर क्या बातचीत हुई अच्छी तरह सुन नहीं सका। तब हाँ, यह जरूर समझ आया कि फेलुदा पुलिस को फोन कर रहा है। फोन रखकर उसने मुझसे कहा, अभी तुरंत बाहर चलना है, तैयार हो जा। एक तो सुबह यूं ही ट्रैफिक कम रहता है, उस पर फेलुदा ने ड्राइवर से टॉप स्पीड में गाड़ी चलाने को कहा और देखते ही देखते नील बाबू के घर के रास्ते पर आ गए। जब हम गेट पर पहुंचे, नीलमणि बाबू अपने काले रंग की एम्बेसडर गाड़ी पर सवार होकर बहुत तेजी के साथ दूसरी दिशा की ओर रवाना हो गए। सामने ड्राइवर और पीछे नीलमणि बाबू के अतिरिक्त कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। और जोर से फेलुदा चिल्ला उठा। टैक्सी ड्राइवर ने भी उत्तेजना में आकर एक्सीलेटर को अपने पैर से दबा दिया। सामने की गाड़ी एक भद्दी गौं गौं करती हुई दाहिनी ओर मुड़ गई। अब फेलुदा ने एक ऐसा काम किया जैसा इसके पहले उसने नहीं किया। कोट के अंदर हाथ डालकर अचानक उसने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया और खिड़की से नीचे झुककर नीलमणि बाबू की गाड़ी के पिछले टायर को निशाना बनाकर गोली दाग दी। लगभग एक ही साथ रिवॉल्वर और टायर फटने की आवाज कानों में आई। नीलमणि बाबू की गाड़ी सड़क के एक किनारे तिरछी होकर एक लैंप पोस्ट से टकरा गई। हम लोगों की गाड़ी जैसे ही नीलमणि बाबू की गाड़ी के पास खड़ी हुई, दूसरी दिशा में पुलिस की जीप भी आ गई। नीलमणि बाबू गाड़ी से उतरकर विरक्ति के साथ इधर उधर ताक रहे थे। फेलुदा और मैं टैक्सी से उतरकर नीलमणि बाबू के घर की ओर चल गए। पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। उससे वही मोटा अफसर नीचे उतरा। नीलमणि बाबू अचानक बोल पड़े, यह सब क्या हो रहा है? फेलुदा ने गंभीरता के साथ कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके साथ गाड़ी में ड्राइवर के अलावा और कौन है? और कौन रहेगा? बताई था ना, मैं अपने भांजे को साथ लिए अस्पताल जा रहा था। अब फेलुदा बिना कुछ बोले सीधे नीलमणि बाबू की गाड़ी के पास चला गया। दरवाजे के हैंडल को पकड़कर जोरों से खींचा। दरवाजा खुल गया। दरवाजे को खुलते ही एक बच्चा गाड़ी के अंदर से तीर की तरह बाहर निकला और फेलुदा पर झपटकर उसका गला दबोचने लगा। मगर फेलुदा सिर्फ योगा अभ्यास नहीं करता, उसने कुश्ती की भी शिक्षा पाई है। बच्चे की कलाइयों को पकड़कर उसे एक अजीब तरीके से सिर की तरफ से घुमाकर सड़क पर पटक दिया। बच्चे के मुंह से दर्द के कारण एक चीख निकल पड़ी और उस चीख को सुनकर मैं भी भय से कांप उठा, क्योंकि वह बच्चे के गले की आवाज नहीं थी। वह एक वयस्क आदमी के गले की विकट और जोरदार चीख थी। यही आवाज उस दिन मुझे टेलीफोन पर सुनाई पड़ी। इसी बीच पुलिस ने आकर नीलमणि बाबू की गाड़ी के ड्राइवर और बच्चे को पकड़ लिया। फेलुदा अपनी कमीज का कॉलर ठीक करते हुए बोला। दीवार पर हाथ की छाप देखते ही बात समझ में आ गई। कच्ची उम्र के लड़कों के हाथ में इतनी रेखाएं नहीं हुआ करती। उनका हाथ और भी अधिक कोमल हुआ करता है, लेकिन आकार जब छोटा है तो उसका एक ही मतलब निकल सकता है कि दरअसल यह एक बौने के हाथ की छाप है। बच्चा और कोई नहीं बल्कि एक बौना है। और आपके शागिर्द की उम्र कितनी है? नीलमणि बाबू 40। नीलमणि बाबू के गले से ठीक से आवाज नहीं निकल रही। बहरहाल आपने बड़ी अक्लमंदी से काम निकाला। पहले अपनी चीज की चोरी की घटना खड़ी करके मुझे बुलवाया, उसके बाद अपने आदमी से दूसरे के घर चोरी कराई। आपके घर पर जिसे कल देखा था वह क्या वही भिकमंगा बच्चा है? नीलमणि बाबू ने सिर हिलाकर हामी भरी। इसके माने तो यही है कि असल में वह आपका भांजा नहीं, उसे आपने चोरी के मामले में मदद पहुंचाने के लिए घर पर लाकर रखा है। नीलमणि बाबू सिर झुकाकर खामोश खड़े रहे। फेलुदा कहने लगा, लड़का गीत गाता था और बौना खंजड़ी बजाता था।
जब चोरी का वक्त आता खंजड़ी भिखारी के हाथ में थमा देता और तब वही बचाता रहता। पौना होने के कारण ही उसकी देह में इतनी ताकत है। एक ही घूसे में वह एक जवान को घायल कर सकता है। वंडरफुल। आपकी अकल की तो तारीफ किए बिना नहीं रहा जाता नीलमणि बाबू। नीलमणि बाबू ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मिस्र की प्राचीन चीजों के प्रति मुझ में एक नशा छा गया था। उसके बारे में मैंने गहरा अध्ययन किया। यही वजह है कि प्रतुल बाबू से मैं रश्क किया करता था। फेलुदा ने कहा, लालच बुरी बला है। आप और आपका बौना दोनों पकड़ में आ गए। खैर, अब मैं एक अंतिम अनुरोध करना चाहता हूँ। क्या? मेरा पुरस्कार दीजिए। नीलमणि बाबू फटी फटी आंखों से फेलुदा की ओर देखने लगे। पुरस्कार? एनुबिस की मूर्ति संभवतः आप ही के पास है। नीलमणि बाबू ने बेवकूफ की तरह अपने दाहिने हाथ को कुर्ते की जेब के अंदर डाला। जब हाथ बाहर निकाला तो देखा बित्ते भर लंबे काले पत्थर का मणिमुक्ता जड़ी 4000 साल पुरानी मिस्र की देश की सियारमुखी देवता एनुबिस की मूर्ति। फेलुदा ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और कहा, थैंक यू।